शिक्षा दर्पण एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संविधान की एक ऐसी कुर्सी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत पावरफुल भी है और उतनी ही कह सकते हैं विवादास्पद भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यपाल यानी गवर्नर के पद की। नमस्कार। और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केंद्र और राज्य के रिश्तों की धुरी है। बिल्कुल। तो ये हमारी श्रृंखला का भाग 1 है जिसमें हम राज्यपाल से जुड़े बिल्कुल शुरुआती संवैधानिक प्रावधानों को समझेंगे। जी, विशेष रूप से हम अनुच्छेद 153 से लेकर 158 तक के प्रावधानों पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो खैर अत्यंत महत्वपूर्ण है ही। तो एक बार देख लेते हैं कि आज हमारी चर्चा का क्रम क्या रहेगा। हम अनुच्छेद 153 से शुरू करेंगे, फिर 154 में शक्तियों को देखेंगे, 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यताएं और आखिर में अनुच्छेद 158 जो पद की शर्तों के बारे में है। हमारा उद्देश्य यही है कि इन सभी अनुच्छेदों का एक व्यापक विश्लेषण हो ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पहलू छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अनुच्छेद 153। ये तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, बस इतना कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल, पहली नजर में तो ये बस एक कह सकते हैं एक फाउंडेशनल स्टेटमेंट है कि भाई हर राज्य का एक संवैधानिक मुखिया होगा। ये भारत के संघीय ढांचे की नींव रखता है। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। इसी अनुच्छेद में एक परंतु या प्रोविजो जोड़ा गया है। हाँ, जो कहता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जी, और ये 7वें संविधान संशोधन 1956 से जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति एक साथ, मान लीजिए पंजाब और हरियाणा, दोनों का प्रभार संभाल सकता है। पर क्या इससे कोई व्यावहारिक समस्या नहीं होती है? मतलब एक ही व्यक्ति का ध्यान 2 राज्यों पर, खासकर तब जब दोनों की राजनीति और जरूरतें बिल्कुल अलग हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसे बनाया तो गया था प्रशासनिक सुविधा के लिए, लेकिन ये कई बार एक राजनीतिक पहेली बन जाता है। सोचिए, 2 पड़ोसी राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। ऐसे में एक ही राज्यपाल के लिए निष्पक्ष रहना एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। सही कहा। ये तो हुई पद की स्थापना की बात। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पद को इतना ताकतवर बनाती है, शक्ति। अनुच्छेद 154(1) कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका असल में क्या मतलब है? क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, सुनने में ये बहुत बड़ी शक्ति लगती है, और है भी। इसका मतलब है कि राज्य सरकार के सारे काम, सारे बड़े फैसले औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही लिए जाते हैं। अच्छा। जी, मुख्यमंत्री से लेकर एक सामान्य सरकारी आदेश तक सब पर आखिरी मोहर राज्यपाल की होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। और वो लेकिन क्या है? वो लेकिन ये है कि राज्यपाल इस शक्ति का इस्तेमाल 2 तरह से करते हैं। ज्यादातर मामलों में, मतलब लगभग 99% समय, वो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। यानी वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए काम करते हैं। बिल्कुल, वो एक संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक शासक नहीं है। तो फिर संविधान में ही इस शक्ति को संतुलित करने का कोई तरीका होगा? हाँ, अनुच्छेद 154 का दूसरा हिस्सा यानी 154(2) यही काम करता है। वो साफ कहता है कि अगर संसद या विधानसभा कोई कानून बनाकर किसी और संस्था को, जैसे लोक सेवा आयोग को, कोई शक्ति देती है तो वो शक्ति राज्यपाल को ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। ये शक्तियों के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जी, ताकि सारी शक्ति एक ही जगह केंद्रित ना हो जाए। ठीक है, तो पद बन गया, शक्ति भी मिल गई। अब सवाल उठता है कि इस कुर्सी पर बैठता कौन है। यहीं पर अनुच्छेद 155 आता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करेगा। जी, और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, राज्यपाल निर्वाचित नहीं होते, वे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से मनोनीत होते हैं। और ये अधिपत्र या वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील क्या चीज है? ये कोई मामूली नियुक्ति पत्र नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर और औपचारिक प्रक्रिया है। ये इस पद की गरिमा को दिखाता है। तो यहीं से वो सारी बहस शुरू होती है कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट है क्योंकि वो चुने हुए नहीं है। बिल्कुल, ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा पहलू है जिस पर हमेशा बहस चलती रहती है। अच्छा, तो अब नियुक्ति हो गई। पर क्या कोई भी राज्यपाल बन सकता है या कुछ योग्यताएं भी चाहिए? हाँ, अनुच्छेद 157 इसी पर रोशनी डालता है। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि संविधान ने बहुत ज्यादा शर्तें नहीं रखी हैं। क्या है वो शर्तें? सिर्फ 2 बुनियादी योग्यताएं हैं। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ठीक है। और दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो।
बस कानूनी तौर पर और कोई शर्त नहीं है। सिर्फ 2 शर्तें, ये तो बहुत सामान्य है। जी। लेकिन व्यवहार में कुछ परंपराएं विकसित हुई थीं जो बहुत अच्छी थीं। जैसे कि? जैसे पहली परंपरा थी कि राज्यपाल को उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है, हाँ। ताकि वो स्थानीय राजनीति से ऊपर उठकर काम कर सके। ये तो बहुत तार्किक बात है। और दूसरी परंपरा ये थी कि नियुक्ति से पहले केंद्र सरकार उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करेगी। पर क्या इन परंपराओं का हमेशा पालन होता है? दुर्भाग्य से नहीं। हाल के दशकों में हमने कई बार देखा है कि इन परंपराओं को नजरअंदाज किया गया है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच काफी तनाव भी पैदा हुआ है। ये बहुत अहम बात है। चलिए अब देखते हैं पद की शर्तें जो अनुच्छेद 158 में हैं। इसमें पहली ही शर्त है कि राज्यपाल संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। जी, ये पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए बेहद जरूरी है। आप एक ही समय पर एक पार्टी के सांसद या विधायक और पूरे राज्य के संवैधानिक प्रमुख नहीं हो सकते। अगर किसी सांसद को राज्यपाल बनाया जाता है तो जिस दिन वो पद संभालेंगे उसी दिन सदन से उनकी सीट खाली मान ली जाएगी। और इसी में लाभ के पद वाली बात भी है। अनुच्छेद 158(2) कहता है कि राज्यपाल कोई और लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसका सीधा मतलब है कि राज्यपाल रहते हुए आप कोई और ऐसी सरकारी या निजी नौकरी नहीं कर सकते जिससे आपको कोई वित्तीय लाभ हो रहा हो। अच्छा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि राज्यपाल का पूरा ध्यान और निष्ठा सिर्फ उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति हो। वो किसी भी तरह के वित्तीय दबाव से मुक्त होकर काम करें। ये सब समझने के बाद अब उस अनुच्छेद पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा राजनीतिक बहस का विषय रहा है। अनुच्छेद 156 यानी राज्यपाल का कार्यकाल। हम सब सुनते हैं कि कार्यकाल 5 साल का होता है, पर कहानी इतनी सीधी है नहीं। बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 156 की पहली ही लाइन यानी 156(1) इस पद की सबसे बड़ी सच्चाई बताती है। ये कहती है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। सुनने में तो बहुत भारी शब्द लगता है। इसका असली मतलब क्या है? इसका सीधा और थोड़ा कठोर मतलब यह है कि राज्यपाल की नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। मतलब राष्ट्रपति, जिसका व्यावहारिक अर्थ है केंद्र की सरकार, उन्हें किसी भी दिन बिना कोई कारण बताए पद से हटा सकती है। कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। उनकी 5 साल की अवधि बस एक सामान्य उम्मीद है, कोई संवैधानिक गारंटी नहीं है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्यपाल पर हमेशा केंद्र सरकार को खुश रखने का एक दबाव बना रहता होगा। यही इस पद से जुड़ी सबसे बड़ी आलोचना है। अक्सर देखा गया है कि जब केंद्र में सरकार बदलती है तो पिछली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कई राज्यपालों से या तो इस्तीफा मांग लिया जाता है या उन्हें हटा दिया जाता है। और अगर राज्यपाल खुद पद छोड़ना चाहें तो? उसके लिए अनुच्छेद 156(2) है। वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। तो फिर वो 5 साल वाली बात क्या है? और इसमें एक होल्ड ओवर का नियम भी है, वो क्या है? 5 साल की बात अनुच्छेद 156(3) में है, जो कहता है कि सामान्य तौर पर कार्यकाल 5 साल का होगा, लेकिन यह हमेशा प्रसादापर्यंत वाले सिद्धांत के अधीन रहता है। और होल्ड ओवर का नियम एक बहुत ही व्यवहारिक व्यवस्था है। इसके अनुसार अगर किसी राज्यपाल का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो भी जाए तो भी वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी आकर पद संभाल नहीं लेता, ताकि राज्य के संवैधानिक मुखिया की कुर्सी एक दिन के लिए भी खाली ना रहे। बिल्कुल। बहुत खूब। अब आखिर में बात करते हैं राज्यपाल को मिलने वाली सुविधाओं की। अनुच्छेद 158(3) और 4 उनके वेतन और भत्तों के बारे में है। जी, इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला, उन्हें बिना किराया दिए एक सरकारी आवास यानी राजभवन मिलता है। दूसरा, उनके वेतन और भत्ते संसद तय करती है, जो दूसरी अनुसूची में लिखे हैं। और तीसरा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन या भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ये कटौती न करने वाला नियम क्यों जरूरी है? ये उनके पद की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए है। सोचिए, अगर राज्य सरकार को यह अधिकार हो कि वो राज्यपाल से नाराज होकर उनका वेतन कम कर दे, तो राज्यपाल कभी भी निष्पक्ष और बिना दबाव की काम नहीं कर पाएंगे। सही बात है। अच्छा, एक और स्थिति है। अगर एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो क्या उसे 2 वेतन मिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद 158(3) क इसका समाधान देता है। नियम यह है कि ऐसी स्थिति में उनका वेतन और भत्ता दोनों राज्यों के बीच उस अनुपात में बांटा जाएगा जो राष्ट्रपति तय करेंगे।
अच्छा, तो राष्ट्रपति एक आदेश निकालकर ये तय करते हैं कि कौन से राज्य उनके वेतन का कितना हिस्सा देगा? जी बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153 से 158 तक के प्रावधानों को बहुत विस्तार से समझा। उनके पद की स्थापना से लेकर उनकी नियुक्ति, कार्यकाल की अनिश्चितता और पद की शर्तों तक। हाँ, और ये साफ है कि ये सभी प्रावधान राज्यपाल के पद की संवैधानिक स्थिति की नींव रखते हैं। ये पद कितना जटिल है, ये भी पता चलता है। हमारी ये पड़ताल अभी जारी रहेगी। हमारा भाग 2 भी जल्द आ रहा है, जिसमें हम अनुच्छेद 159 से आगे बढ़ेंगे और राज्यपाल की शपथ और सबसे महत्वपूर्ण उनकी शक्तियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उस बेहद जरूरी चर्चा को देखने के लिए और हमारे आने वाले सभी वीडियो के लिए शिक्षा दर्पण अकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। शिक्षा दर्पण अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राज्य के राज्यपाल पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये इस श्रृंखला का दूसरा भाग है और आज हम संविधान के उन पन्नों को पलटेंगे जहां राज्यपाल की शक्तियों की असली रूपरेखा तय होती है। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है उसमें अनुच्छेद 159 से लेकर 176 तक का पूरा ब्यौरा है, जो राज्यपाल की शपथ, उनकी कार्यकारी और विधायी शक्तियों को परिभाषित करते हैं। जी। तो आज की हमारी पड़ताल का एक बड़ा सवाल है, क्या राज्यपाल का पद सिर्फ एक औपचारिक पद है, एक रबर स्टैंप, या फिर उनके पास ऐसी वास्तविक शक्तियां हैं जो राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन अनुच्छेदों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, खास तौर पर अनुच्छेद 161 यानी क्षमादान, 164 मंत्रियों की नियुक्ति और 174 विधानमंडल के सत्र पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार राज्यपाल की भूमिका को स्थापित कर लेते हैं। वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, केंद्र और राज्य के बीच एक पुल का काम करते हैं और सारी कार्यपालिका शक्ति उन्हीं में निहित होती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प दोहराव है। राज्यपाल एक ही समय में 2 किरदार निभाते हैं। एक, वे राज्य के प्रमुख हैं जिनका कर्तव्य राज्य के हितों की रक्षा करना है, और दूसरा, वे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। भारतीय संघवाद का पूरा संतुलन इसी दोहरी भूमिका पर टिका है। चलिए इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 159 पर आते हैं, जो राज्यपाल की शपथ से जुड़ा है। स्रोत बताते हैं कि राज्यपाल को उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं, और अगर वो मौजूद ना हो तो जो भी सबसे सीनियर जज उपलब्ध हैं वो ये काम करते हैं। हाँ, लेकिन इस शपथ के जो शब्द हैं वो सिर्फ एक औपचारिकता तो नहीं लगते। इसमें 3 बहुत शक्तिशाली शब्द हैं: परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। बिल्कुल। इन तीनों शब्दों का असल मतलब क्या है? क्योंकि सुनने में तो ये एक जैसे ही लगते हैं। पर इनमें बहुत गहरा अंतर है। इसे ऐसे समझिए कि राज्यपाल की शपथ उन्हें राज्य में संविधान का चीफ सिक्योरिटी गार्ड बना देती है। अच्छा। परिरक्षण का मतलब है कि संविधान जैसा है उसे वैसा ही बनाए रखना। संरक्षण का मतलब है कि उस पर किसी भी तरह के हमले से उसे बचाना। और प्रतिरक्षण का मतलब है कि अगर कोई संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ खड़ा होना। मतलब ये शपथ असल में राज्यपाल को ये जिम्मेदारी देती है कि वे देखें कि सरकार का कोई भी कदम संविधान की सीमाओं को लांघ तो नहीं रहा। एकदम सही। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या होता है अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसके बारे में संविधान में लिखा ही ना हो? मुझे लगता है यहीं पर अनुच्छेद 160 काम आता है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 160 एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ये कहता है कि अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो जाए, जैसे राज्यपाल का अचानक निधन हो जाए या वो इस्तीफा दे दें, तो राष्ट्रपति जैसी व्यवस्था उचित समझेंगे वैसी कर सकते हैं, ताकि राज्य का शासन किसी भी हाल में रुके नहीं। जी ठीक है। तो अब जब राज्यपाल ने शपथ ले ली है तो उनकी शक्तियों पर आते हैं, और यहाँ से हमारी चर्चा उस सवाल का जवाब देना शुरू करेगी कि राज्यपाल रबर स्टैंप है या नहीं। पहला बड़ा पड़ाव है अनुच्छेद 161। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। हाँ, ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियों में से एक है। जी, और ये शक्ति राज्य के कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है। इसके तहत उन्हें 4 तरह के अधिकार मिलते हैं। क्या आप इन्हें एक सरल उदाहरण से समझा सकते हैं? क्योंकि इनके नाम क्षमा, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। जरूर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा मिली है। अब देखिए राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। टिला, परिहार, रिमिशन। हाँ। इसमें सजा की प्रकृति नहीं बदलती, बस उसकी अवधि कम हो जाती है। मतलब 10 साल का कठोर कारावास
5 साल के कठोर कारावास में बदल जाएगा। सजा अभी भी कठोर ही है। अच्छा, सिर्फ समय कम हुआ। हाँ, दूसरा है लघुकरण, कम्यूटेशन। हाँ। इसमें सजा की प्रकृति ही बदल दी जाती है, उसे हल्का कर दिया जाता है। जैसे 10 साल के कठोर कारावास को 10 साल के साधारण कारावास में बदल देना। ओके, ये अंतर समझ आया। तीसरा, प्रविलंबन, रिप्रीव। हाँ। इसका मतलब है सजा के अमल पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना। ये आमतौर पर तब किया जाता है जब दोषी क्षमा याचना के लिए और समय चाहता हो, खासकर मृत्युदंड के मामलों में। और चौथा? और चौथा और सबसे बड़ा, क्षमा, पार्डन। इसका मतलब है पूरी तरह से माफी। दोषी को ऐसे रिहा कर दिया जाता है जैसे उसने वो अपराध कभी किया ही नहीं था। ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ आया। तो ये शक्ति राज्यपाल को न्याय के साथ साथ दया दिखाने का भी अधिकार देती है। बिल्कुल। अब एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आते हैं जो राज्यपाल और सरकार के रिश्तों को तय करता है। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। हाँ, लेकिन इसी अनुच्छेद में एक ऐसा शब्द छिपा है जो राज्यपाल को असाधारण शक्ति देता है, और वो है स्वविवेक, यानी डिस्क्रिशनरी पावर्स। स्वविवेक? जी। अनुच्छेद कहता है कि उन बातों को छोड़कर जहां राज्यपाल को अपने स्वविवेक से काम करना है, बाकी सभी कामों में वे मंत्रिपरिषद की सलाह मानेंगे। तो ये स्वविवेक की शक्ति क्या है? क्या राज्यपाल जब चाहे अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये शक्ति कुछ खास परिस्थितियों के लिए है। जैसे चुनाव के बाद जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो किस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाना है, ये फैसला राज्यपाल अपने विवेक से लेते हैं। अच्छा। या अगर उन्हें लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो वे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से ये पद कभी-कभी बहुत विवादास्पद हो जाता है। और हमारे उस सवाल का जवाब भी यहीं छिपा है कि वे सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है। बिल्कुल। और ये भी सच है कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये कैबिनेट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है ताकि मंत्री बिना किसी डर के खुलकर अपनी राय रख सकें। अब आते हैं हमारे दूसरे फोकस एरिया पर, अनुच्छेद 164 जो मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा है। इसमें एक बहुत दिलचस्प लाइन है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद्य पर्यंत पद धारण करते हैं। At the pleasure of the governor। हाँ, ये सुनने में बहुत बड़ा अधिकार लगता है। क्या इसका मतलब है कि राज्यपाल किसी भी मंत्री को किसी भी समय बर्खास्त कर सकते हैं? देखिए, शाब्दिक तौर पर तो इसका यही मतलब है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में इसका एक व्यवहारिक अर्थ है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का असल मतलब है विधानसभा में बहुमत के प्रसाद पर्यंत। अच्छा। जब तक मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के पास विधानसभा में बहुमत का विश्वास है, तब तक राज्यपाल उन्हें नहीं हटा सकते। लेकिन जिस पल सरकार बहुमत खो देती है, उसी पल राज्यपाल का ये प्लेजर या प्रसाद समाप्त हो जाता है। मतलब ये शक्ति पूरी तरह बहुमत के साथ बंधी हुई है। बिल्कुल। इसी अनुच्छेद में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी है ना? हाँ, अनुच्छेद 164 कहता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण के लिए एक अलग मंत्री होना अनिवार्य है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने इन क्षेत्रों की विशेष जरूरतों का कितना ध्यान रखा। और 91वें संशोधन ने भी इसी अनुच्छेद में एक बड़ा बदलाव किया, जिसने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया। जी, ये एक बहुत ही जरूरी सुधार था। इस संशोधन ने तय किया कि मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए। हाँ, ये सिर्फ सरकारी पैसे बचाने के लिए नहीं था, ये आयाराम गयाराम की राजनीति पर भी एक लगाम थी, जहां विधायकों को मंत्री पद का लालच देकर पार्टियां तोड़ी जाती थीं। तो एक तरह से इस नियम ने दल बदल को कम आकर्षक बनाकर सरकारों को ज्यादा स्थिर बनाने में मदद की। बिल्कुल सही। चलिए अब कार्यपालिका शक्तियों से जुड़े कुछ और अनुच्छेदों को संक्षिप्त में देखते हैं। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में है। महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल। और वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। जी हाँ, वो सरकार को कानूनी सलाह देते हैं और उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा होती है। इसके बाद है अनुच्छेद 166 जो कहता है कि राज्य सरकार के सभी काम राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राज्य सरकार जो भी आधिकारिक निर्णय लेती है, चाहे कोई पॉलिसी हो या किसी अधिकारी की नियुक्ति, उस पर अंतिम मोहर राज्यपाल की ही लगती है। सारे सरकारी आदेश उन्हीं के नाम से जारी होते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से वे ही कार्यपालिका के प्रमुख हैं? हाँ,
और फिर अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बताता है कि वे राज्यपाल को सरकार के हर फैसले की जानकारी दें। और ये बहुत जरूरी है ना? मुख्यमंत्री एक पुल की तरह काम करते हैं जी। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल को अंधेरे में न रखा जाए और वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सकें। तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल को हर बात की जानकारी देनी पड़ती है, पर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यपाल सिर्फ कार्यपालिका के प्रमुख नहीं है, वे राज्य की कानून बनाने वाली संस्था यानी विधानमंडल का भी एक अटूट हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। और यहीं से उनकी विधायी शक्तियां शुरू होती हैं। एकदम। अनुच्छेद 168 यही कहता है कि राज्य के विधानमंडल का गठन राज्यपाल और सदनों से मिलकर होगा। इसका सीधा मतलब है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। वे विधायिका का एक अभिन्न अंग हैं। और अब हम अपनी चर्चा के तीसरे और अंतिम फोकस क्षेत्र पर आते हैं। अनुच्छेद 174 यह राज्यपाल को 3 बहुत बड़ी शक्तियां देता है: सत्र बुलाना, समन, सत्रावसान करना, प्ररोग, और विधानसभा को भंग करना, डिसॉल्व। ये तीनों शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। सत्र बुलाना का मतलब है कि राज्यपाल ही एमएलएस को कानून बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। और इसी में एक शर्त भी है। हाँ, कि किसी भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये 6 महीने का नियम क्यों इतना जरूरी है? ये लोकतंत्र की सांस है। ये नियम सुनिश्चित करता है कि सरकार को कम से कम साल में 2 बार विधायिका का सामना करना ही पड़ेगा। वो अनिश्चित काल के लिए विधायिका से बाहर नहीं सकती, जिससे सरकार की जवाबदेही बनी रहती है। जी। विपक्ष को सवाल पूछने और सरकार के कामकाज की निगरानी करने का मौका मिलता है। ठीक है। अब सत्रावसान और विघटन में क्या फर्क है? ये दोनों अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। सत्रावसान का मतलब है चल रहे सत्र की समाप्ति। मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है, जब वो खत्म होगा तो राज्यपाल उसे प्रोरोग करेंगे। इससे विधानसभा खत्म नहीं होती, बस उसका वो सत्र समाप्त होता है। हाँ, लेकिन विघटन का मतलब है पूरी विधानसभा का जीवन काल ही समाप्त कर देना। इसके बाद राज्य में नए चुनाव कराने पड़ते हैं। और ये राज्यपाल की सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद शक्तियों में से एक है। बिल्कुल, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। और अंत में अनुच्छेद 175 और 176 राज्यपाल के अभिभाषण से जुड़े हैं। ये विशेष अभिभाषण क्या होता है? अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल 2 मौकों पर विधानमंडल को संबोधित करते हैं। हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में। यह कोई सामान्य भाषण नहीं होता। फिर ये क्या होता है? असल में ये राज्यपाल द्वारा पढ़ा जाने वाला सरकार का पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। इसमें सरकार बताती है कि उसने पिछले साल क्या किया और आने वाले साल में वो क्या करने वाली है। तो आज की हमारी चर्चा में हमने राज्यपाल की शपथ से लेकर उनकी क्षमादान की शक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति और विधानमंडल को नियंत्रित करने की शक्तियों को अनुच्छेद 159 से 176 के दायरे में समझा। जी। अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। इन सब शक्तियों को देखने के बाद क्या राज्यपाल सिर्फ एक रबर स्टैंप है? इन प्रावधानों को देखने पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जवाब नहीं है। राज्यपाल का पद एक शांत ज्वालामुखी की तरह है। ज्यादातर समय ये शांत रहता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो, जब किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले या जब केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति हो, तब राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा पद है जो संवैधानिक मर्यादा और राजनीतिक विवेक के बीच एक बहुत ही महीन रेखा पर चलता है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये है कि कल्पना कीजिए कि केंद्र में एक पार्टी की सरकार है और राज्य में उसकी विरोधी पार्टी की। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को, जिन्हें केंद्र नियुक्त करता है, अपनी शपथ और अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए किन नैतिक और संवैधानिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है जो इस पद की जटिलता को वाकई में दर्शाता है। इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। हमारी श्रृंखला के अगले भाग में हम अनुच्छेद 177 से आगे बढ़ेंगे और मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारों के साथ साथ विधानमंडल के अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। और अधिक ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए शिक्षा दर्पण अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। राज्यपाल और राज्य विधानमंडल पर हमारी खास बातचीत की इस तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है।
पिछली कड़ियों में हमने राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों को समझा था, लेकिन आज हम एक बड़ा सवाल सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या राज्यपाल सिर्फ एक रबर स्टैंप है या उनके पास असली ताकत है? और इस सवाल का जवाब हमें उनकी दो सबसे बड़ी शक्तियों में मिलता है। एक तो कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका, और दूसरा राज्य के खजाने पर उनका नियंत्रण। यहीं पर संविधान राज्यपाल को कुछ ऐसी शक्तियां देता है जो बहुत महत्वपूर्ण और कई बार विवादास्पद भी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम राज्यपाल की विधायी और वित्तीय शक्तियों की एक-एक परत खोलेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक बिल कानून बनता है, राज्य का बजट कैसे तैयार होता है और वो कौन सी आपातकालीन शक्ति है जिसका इस्तेमाल राज्यपाल तब करते हैं जब सदन चल भी नहीं रहा हो। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब कोई नेता चुनाव जीतकर आता है, तो सदन में मतलब अपनी कुर्सी पर बैठने की पहली सीढ़ी क्या होती है? सुना है संविधान में इसके लिए खास प्रक्रिया है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 188 में है। सदन का सदस्य बनने के लिए हर चुने हुए प्रतिनिधि को सबसे पहले शपथ लेनी होती है। अच्छा। ये शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने ली जाती है। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा है। अच्छा, और अगर कोई बिना शपथ लिए ही सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने लगे तो क्या इसके लिए कोई नियम है? बिल्कुल है। अगर कोई सदस्य बिना शपथ लिए सदन में बैठता है या वोट करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 193 के तहत उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना? कितना? हर दिन के लिए 500 रुपए। ये रकम आज के हिसाब से छोटी लग सकती है, लेकिन ये इस प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाती है। दिलचस्प है। तो शपथ लेना तो अनिवार्य है, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए किसी सदस्य की योग्यता पर ही कोई सवाल खड़ा हो जाए चुनाव के बाद, तब फैसला कौन करता है? क्या स्पीकर करते हैं या मामला कोर्ट में जाता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 192 में। अगर किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो इसका फैसला राज्यपाल करते हैं और उनका फैसला अंतिम होता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। राज्यपाल ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। फैसला सुनाने से पहले उन्हें भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राय लेनी पड़ती है, और वो उस राय को मानने के लिए बाध्य हैं। अच्छा, मतलब वो राय मानने के लिए बाध्य हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये शक्तियों के संतुलन का एक शानदार उदाहरण है, जो ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे फैसले राजनीतिक दबाव में ना लिए जाएं, बल्कि एक संवैधानिक संस्था की सलाह पर आधारित हों। समझ गई। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां राज्यपाल की भूमिका सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती है। जब राज्य का विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद किसी बिल को पास करके राज्यपाल के पास भेजते हैं, तब क्या होता है? यहीं से असली खेल शुरू होता है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। यहीं पर अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य की विधायी प्रक्रिया का एक संवैधानिक गेटकीपर बना देता है। जब कोई बिल उनके पास आता है, तो उनके पास मोटे तौर पर 4 रास्ते होते हैं। 4 रास्ते। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है? पहला विकल्प तो सबसे सीधा है। वो बिल पर अपनी सहमति दे दें, जिसे हम अंग्रेजी में असेंट देना कहते हैं। ठीक है। इसके बाद वो बिल कानून बन जाता है। ठीक है, ये तो आसान था। और दूसरा विकल्प है वो अपनी सहमति रोक लें, मतलब बिल को खारिज कर दें। ऐसा होने पर बिल वहीं समाप्त हो जाता है। और तीसरा विकल्प ये है कि अगर वो बिल मनी बिल यानी धन विधेयक नहीं है, तो वो उसे कुछ सुझावों के साथ सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अगर सदन उस बिल को बिना किसी बदलाव के या बदलाव के साथ दोबारा पास करके भेज देता है, तो राज्यपाल को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। मतलब यहाँ राज्यपाल की शक्ति एक तरह से सीमित है। हाँ, इस मामले में। लेकिन वो चौथा विकल्प क्या है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है? चौथा और सबसे विवादास्पद विकल्प है बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अच्छा। यानी बिल को सीधे प्रेसिडेंट के पास भेज देना। यहीं पर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति और केंद्र राज्य संबंधों का असली परीक्षण होता है। लेकिन एक मिनट, अगर राज्य की चुनी हुई सरकार कोई कानून बनाना चाहती है और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें, जहां वो अनिश्चित काल के लिए अटक सकता है, तो क्या ये राज्य के जनादेश का अपमान नहीं है? इस प्रावधान के पीछे संविधान निर्माताओं की क्या सोच रही होगी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं।
कुछ मामलों में तो ये अनिवार्य है। अनिवार्य जैसे अगर कोई बिल राज्य के हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता है तो राज्यपाल को उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना ही होगा। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। अच्छा, ये तो समझ आता है। और दूसरे मामले कौन से हैं? दूसरे मामलों में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर उन्हें लगता है कि कोई बिल संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या वो देश की नीति के खिलाफ है या राष्ट्रीय महत्व का है तो वो उसे आरक्षित कर सकते हैं। पर राष्ट्रीय महत्व की परिभाषा तो बहुत व्यापक हो सकती है। बिल्कुल, और यहीं पर विवाद की गुंजाइश बनती है। और एक बार बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, फिर क्या होता है? क्या वहां कोई समय सीमा है? यहीं पर अनुच्छेद 201 तस्वीर में आता है। राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी सहमति दे सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। वो राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि बिल को सदन को लौटा दिया जाए और सदन को 6 महीने के भीतर उस पर विचार करना होता है। और अगर सदन फिर से उसे पास कर दे तो? हाँ, यही सबसे दिलचस्प बात है कि अगर राज्य का सदन उस बिल को दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तब भी राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अरे जी, केंद्र और राज्य के संबंधों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति संतुलन का बिंदु है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका तो हमने समझ ली, लेकिन कोई भी कानून या सरकारी योजना बिना पैसे के तो सिर्फ एक कागजी वादा है। यहीं पर राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां सामने आती हैं। आखिर राज्य के बजट और खजाने पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है? बिल्कुल। और यहाँ एक मजेदार तथ्य है कि हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर जिसे हम हर साल बजट कहते हैं वो असल में है क्या? संविधान के अनुच्छेद 202 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ये कहता है कि ये राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वो सरकार से सदन के पटल पर पूरे साल का अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा रखवाएं। मतलब कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ खर्च होगा? जी बिल्कुल। हमारे स्रोत में खर्चों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है भारित व्यय यानी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा है अन्य व्यय। इन दोनों में क्या फर्क है? इसे समझने के लिए एक तराजू की कल्पना कीजिए। भारित व्यय यानी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर तराजू का वो पल्ला है जिसे आप हिला नहीं सकते, वो स्थिर रहता है। इसमें राज्यपाल, हाईकोर्ट के जज, स्पीकर जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन और भत्ते शामिल होते हैं। अच्छा, इन खर्चों पर सदन में बहस तो हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क ये है कि इन महत्वपूर्ण पदों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। अगर उनके वेतन पर हर साल वोटिंग होगी तो सरकार उन पर दबाव बना सकती है। इसलिए संविधान ने इन खर्चों को वोटिंग से बाहर रखा है। ये राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होता है। और दूसरा पल्ला यानी अन्य व्यय? वह दूसरा पल्ला है जिसे सरकार अपनी नीतियों के हिसाब से घटा बढ़ा सकती है। इसमें सरकार की बाकी सभी योजनाएं और खर्चे आते हैं, जैसे सड़कें बनाना, स्कूल चलाना, स्वास्थ्य सेवाएं देना। इन खर्चों को अनुदान की मांगों या डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में विधानसभा के सामने वोटिंग के लिए रखा जाता है। तो विधानसभा इन मांगों पर वोट करती है? क्या वो किसी भी मंत्रालय के बजट को बढ़ा या घटा सकती हो? अनुच्छेद 203 के तहत विधानसभा के पास किसी भी मांग को स्वीकार करने, मना करने या उसमें कटौती करने का अधिकार है। अच्छा, लेकिन वो किसी मांग को बढ़ा नहीं सकती। और सबसे जरूरी बात, सरकार कोई भी पैसे की मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना सदन में रख ही नहीं सकती। तो प्रक्रिया की शुरुआत ही राज्यपाल की अनुमति से होती है? बिल्कुल, खजाने से पैसा मांगने की प्रक्रिया की शुरुआत ही राज्यपाल की अनुमति से होती है। ठीक है, तो मान लीजिए सदन ने सारी मांगे पास कर दी, क्या आप सरकार खजाने से पैसा निकाल सकती है? नहीं, अभी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम बाकी है। वो क्या है? इसे ऐसे समझिए, बजट पास करना मतलब शॉपिंग लिस्ट बनाना। आपने तय कर लिया कि क्या क्या खरीदना है, लेकिन उस लिस्ट को हकीकत में बदलने के लिए आपको पैसे चाहिए। यहीं पर अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएशन बिल आता है। ये वो क्रेडिट कार्ड या कैश है जिसके बिना आप असल में कुछ खरीद नहीं सकते। मतलब ये बिल एक तरह से खजाने की चाबी है। बिल्कुल सही कहा। जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं हो जाता, सरकार राज्य की संचित निधि से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। ये विधेयक ही सरकार को खजाने से पैसा निकालने का कानूनी अधिकार देता है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार सिर्फ उन्हीं कामों पर पैसा खर्च करे जिनकी इजाजत विधानसभा ने दी है। स्रोतों में अनुच्छेद 205 और 207 का भी जिक्र है। संक्षेप में ये क्या है? अनुच्छेद 205 तब काम आता है जब साल के बीच में पता चले कि किसी काम के लिए बजट में दिया गया पैसा कम पड़ गया है या कोई ऐसी नई जरूरत आ गई है जिसके लिए पैसा है ही नहीं। तब सरकार अनुपूरक अनुदान यानी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मांगती है और प्रक्रिया वही रहती है।
और अनुच्छेद 207। और अनुच्छेद 207 कहता है कि कोई भी नया टैक्स लगाने या बदलने वाला बिल यानी वित्त विधेयक सिर्फ राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। चलिए अब हम राज्यपाल की एक ऐसी शक्ति पर आते हैं जो बहुत ताकतवर है और जिसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थितियों में होता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 इसके बारे में क्या कहता है? अध्यादेश या ऑर्डिनेंस राज्यपाल की एक अस्थायी कानून बनाने की शक्ति है। कल्पना कीजिए कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और राज्य में अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिस पर तुरंत कानून बनाने की जरूरत है। तब राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इस अध्यादेश की ताकत कितनी होती है? क्या ये एक सामान्य कानून के बराबर होता है? बिल्कुल, इसका प्रभाव और शक्ति ठीक वैसी ही होती है जैसी विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी कानून की होती है। ये एक तरह की आपातकालीन विधायी शक्ति है ताकि जरूरी काम न रुकें। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति पर कुछ सीमाएं भी तो होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकारें सदन से बचने के लिए अध्यादेश के रास्ते कानून बनाती रहें? आपने बिल्कुल सही चिंता जताई है और संविधान निर्माताओं ने इसका ध्यान रखा है। इस पर कई महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। पहली तो यही कि राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। कुछ मामलों में तो उन्हें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति भी लेनी पड़ती है। और इसकी समय सीमा के बारे में क्या नियम है? ये कब तक लागू रहता है? सबसे बड़ी सीमा इसकी समय सीमा ही है। जैसे ही विधानसभा का सत्र दोबारा शुरू होता है, उस अध्यादेश को 6 हफ्तों के अंदर सदन के सामने रखना अनिवार्य है। 6 हफ्तों के अंदर? जी, अगर सदन उसे पास कर देता है तो वो स्थायी कानून बन जाता है। लेकिन अगर सदन उसे अस्वीकार कर दे या 6 हफ्तों में कुछ न करे तो वो अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। अच्छा। और राज्यपाल भी उसे कभी भी वापस ले सकते हैं। तो आज हमने राज्यपाल की शक्तियों के 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को गहराई से समझा। कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी गेटकीपर की भूमिका से लेकर राज्य के बजट की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर अध्यादेश के जरिए कानून बनाने तक। ये वाकई में एक जटिल संतुलन है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या? राज्यपाल द्वारा इन शक्तियों का उपयोग खासकर बिलों को आरक्षित करने या अध्यादेश जारी करने जैसी विवेकाधीन शक्तियों का केंद्र और राज्य के बीच के नाजुक संबंधों को कैसे प्रभावित करता है? क्या यह सहयोग को बढ़ावा देता है या टकराव को? आज के राजनीतिक परिदृश्य में यह एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। यह सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। तो ये थी राज्यपाल की शक्तियों पर हमारी गहरी पड़ताल का तीसरा भाग। हमारी श्रृंखला के अगले और अंतिम भाग में हम खास तौर पर राजस्थान के राज्यपालों के इतिहास, उनके कार्यकाल और उनसे जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालेंगे। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा दर्पण एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर हमारी जो श्रृंखला चल रही है, आज हम उसके अंतिम भाग पर आ पहुंचे हैं। जी हाँ, और आज का भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम कुछ ऐसे प्रावधानों पर बात करेंगे जो हमारे संविधान के कह सकते हैं कि सेफ्टी वाल्व्स हैं। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, सेफ्टी वाल्व्स। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका, वित्त आयोग, कुछ आपातकालीन शक्तियों और राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिले कुछ विशेष अधिकारों के बारे में। और ये सारे विषय खास तौर पर राजस्थान एसआई या शिक्षक भर्ती जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये गहरी पड़ताल। तो हमारा आज का विषय है भारतीय संविधान, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग अंतिम, जिसमें हम न्यायपालिका, वित्त आयोग, आपातकाल और विशेषाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो शुरुआत करते हैं न्यायपालिका से। जी। और सबसे पहला अनुच्छेद है 217, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से जुड़ा है। जी, इसमें सबसे पहला और जरूरी सवाल यही बनता है कि नियुक्तिकर्ता कौन है? और इसका जवाब है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ एक पेच है, वो ये अकेले नहीं करते। बिल्कुल, उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करना होता है। तो ये एक तरह की सलाहकारी प्रक्रिया है। हाँ, और इसका उद्देश्य यही है कि नियुक्ति में किसी एक व्यक्ति की मनमानी ना हो, एक संतुलन बना रहे। इसमें एक और शब्द का जिक्र है, अधिपत्र या वारंट। ये क्या चीज है? देखिए, ये कोई मामूली सरकारी आदेश नहीं है। वारंट का मतलब है एक बहुत ही औपचारिक और गंभीर दस्तावेज जिस पर राष्ट्रपति के अपने हस्ताक्षर और मोहर होती है। ये उस पद की गरिमा को दिखाता है। अच्छा, और कार्यकाल की बात करें तो? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए ये 62 वर्ष की आयु तक होता है।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जी हाँ, ये अंतर याद रखना जरूरी है। और अगर उन्हें त्यागपत्र देना हो तो? वो राष्ट्रपति को ही संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है। अब नियुक्ति तो हो गई, पर न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए? पहली और सबसे जरूरी शर्त तो यही है कि वो भारत के नागरिक हों, जाहिर है। और इसके अलावा उन्हें कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के क्षेत्र में? इसमें 2 विकल्प हैं। या तो उन्होंने भारत में कम से कम 10 साल तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, या फिर वो किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता मतलब वकील रहे हों। दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। जी बिल्कुल। और अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, किसी जज को हटाना, ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया जानबूझकर बहुत ज्यादा मुश्किल बनाई गई है। इसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं, जो अनुच्छेद 124(4) में दी गई है, और ये संसद में ही पूरी हो सकती है। और आधार क्या हो सकते हैं? सिर्फ 2 आधार हो सकते हैं, सिद्ध कदाचार या असमर्थता, मतलब मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और वो भी सिद्ध होना चाहिए। तो एक तरह से न्यायपालिका को कार्यपालिका के दबाव से पूरी तरह स्वतंत्र रखने के लिए ये कवच बनाया गया है। एकदम सही। अब न्यायपालिका से आगे बढ़ते हैं और आते हैं वित्तीय मामलों पर। अनुच्छेद 243(I) ये राज्य वित्त आयोग के बारे में है। हाँ, जब 73वें संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि गांव की सरकारें चलेंगी कैसे, पैसा कहाँ से आएगा। और उसी का जवाब है ये आयोग। जी, राज्यपाल हर 5 साल की समाप्ति पर इस आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य काम है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। समीक्षा करना मतलब ये क्या-क्या सिफारिशें देता है? देखिए, ये 3 मुख्य काम करता है। पहला, ये बताता है कि राज्य को जो टैक्स से कमाई हो रही है, उसका कितना हिस्सा पंचायतों के साथ बांटना चाहिए। अच्छा, तो ये सिर्फ अनुदान नहीं, हक की बात है। बिल्कुल। दूसरा, ये बताता है कि पंचायतें खुद कौन-कौन से टैक्स या शुल्क लगा सकती हैं। और तीसरा, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को कितनी सहायता यानी ग्रांट इन एड दी जानी चाहिए। तो ये तो पंचायतों की वित्तीय रीढ़ है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन आयोग अपनी प्रक्रिया कैसे तय करता है? क्या सरकार उसे निर्देश देती है? नहीं, यहीं पर इसकी स्वायत्तता दिखती है। अनुच्छेद 243(2) कहता है कि आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा। मतलब वो अपने काम करने का तरीका खुद तय करेगा। जी, और उसके सदस्यों की योग्यता और चयन का तरीका राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर तय करता है। पर अक्सर ऐसी रिपोर्टें सिर्फ कागजों में रह जाती हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि सरकार इनकी सिफारिशों पर ध्यान दे? है, और वो एक बहुत ही शक्तिशाली व्यवस्था है। राज्यपाल जब इस आयोग की रिपोर्ट को विधानमंडल के सामने रखवाते हैं, तो उन्हें साथ में एक की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखना पड़ता है। हाँ। जिसे हम एक्शन टेकन रिपोर्ट कहते हैं। हाँ। इसका मतलब है कि सरकार को सदन को ये बताना ही होगा कि उन्होंने कौन सी सिफारिश मानी, कौन सी नहीं मानी, और अगर नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी। वाह, तो मतलब सरकार इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है, उसे सार्वजनिक रूप से जवाब देना होगा। बिल्कुल, ये सरकार को जवाबदेह बनाता है। ये तो हुई योजना के तहत पैसों की बात। पर मान लीजिए कोई अचानक आपदा आ जाए, बाढ़, सूखा। हाँ, ऐसी अनपेक्षित स्थितियों के लिए ही संविधान में एक और व्यवस्था है। अनुच्छेद 267(2) राज्य की आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि यानी कंटिजेंसी फंड। जी, इसे आप ऐसे समझिए जैसे घर में रखी एक इमरजेंसी गुल्लक। दिलचस्प। ये एक अग्रदायी यानी इम्प्रेस्ड स्वरूप की निधि है, मतलब एक एडवांस फंड जो हमेशा तैयार रहता है। और इसकी चाबी किसके पास होती है? पड़ती है तो सरकार को विधानमंडल की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो राज्यपाल की अनुमति से तुरंत पैसा निकाल सकती है और राहत कार्य शुरू कर सकती है। और बाद में विधानमंडल से उसकी स्वीकृति ले ली जाती है? जी हाँ, और उतना पैसा वापस निधि में डाल दिया जाता है ताकि वो भविष्य के लिए फिर से तैयार रहें। अब इन सभी कामों को जमीन पर उतारने के लिए अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर लोक सेवा आयोग की भूमिका आती है। बिल्कुल। अनुच्छेद 316 जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़ा है। यहाँ पर भी हमें केंद्र और राज्य के बीच एक बंटवारा दिखता है। हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे RPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन संघ आयोग यानी UPSC या संयुक्त आयोग में ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये अंतर परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। इसमें सदस्यों की योग्यता को लेकर भी एक शर्त है। जी। शर्त यह है कि यथासंभव आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार के अधीन
काम करने का कम से कम 10 साल का अनुभव हो। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? सोच यही है कि जो लोग अधिकारियों को चुनने वाले हैं उन्हें खुद प्रशासन की जमीनी हकीकत का पता हो। ये किताबी ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव में एक संतुलन बनाता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अच्छा, 6 साल या 62 साल? हाँ, ये राज्य आयोग के लिए है। संघ आयोग के मामले में ये सीमा 65 वर्ष है। और क्या उन्हें उसी पद पर दोबारा नियुक्त किया जा सकता है? नहीं, कार्यकाल की समाप्ति पर उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। ये नियम क्यों? ये आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए है, ताकि उन पर किसी तरह का कोई लालच या दबाव ना हो। अब आता है सबसे दिलचस्प और थोड़ा उलझा हुआ हिस्सा, अनुच्छेद 317, सदस्यों को हटाना। जी, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। नियुक्ति तो राज्यपाल कर रहे हैं, तो हटाने का अधिकार भी उन्हीं के पास होना चाहिए, है ना? नहीं, यहीं पर संविधान ने एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं। राज्यपाल को नहीं, और वो भी सिर्फ कदाचार के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद ही। तो ये तो बहुत ही मजबूत सुरक्षा है। हाँ, राज्यपाल जांच के दौरान उन्हें सिर्फ निलंबित कर सकते हैं, मतलब सस्पेंड कर सकते हैं, पर अंतिम रूप से हटा नहीं सकते। ये प्रावधान दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता प्रशासनिक ईमानदारी को किसी भी राजनीतिक दबाव से कितना ऊपर रखते थे। बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसे अनुच्छेद पर आते हैं जो एक विशेष समुदाय के प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। अनुच्छेद 333, आंग्ल भारतीय समुदाय। हाँ, ये एक विशेष प्रावधान था जो ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि अगर चुनाव के जरिए इस बहुत छोटे अल्पसंख्यक समुदाय का कोई प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं आ पाता, तो उन्हें प्रतिनिधित्व से वंचित न किया जाए। तो ये शक्ति किसे दी गई थी? ये शक्ति राज्यपाल को दी गई थी। अगर उनकी राय में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वो उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत यानी नॉमिनेट कर सकते थे। अच्छा, ये राज्यपाल का विवेकाधिकार था। जी, उनकी राय पर निर्भर करता था। अब हम उन प्रावधानों की ओर बढ़ते हैं जो सबसे बड़े सेफ्टी वॉल्व माने जाते हैं, आपातकालीन प्रावधान। और इसकी नींव रखता है अनुच्छेद 355, जो कहता है कि राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है। ये कैसा कर्तव्य है? ये एक दोहरा कर्तव्य है। पहला, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य को बचाना, एक रक्षक की भूमिका। और दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रही है, एक गारंटर की भूमिका। और यही दूसरी भूमिका, गारंटर वाली, अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन का आधार बनती है। बिल्कुल सही। अगर केंद्र को राज्यपाल की रिपोर्ट से या किसी और तरह से ये समाधान हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो फिर वो हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, और वो हस्तक्षेप ही अनुच्छेद 356 के रूप में सामने आता है, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और जब ये लागू होता है तो क्या होता है? तब राष्ट्रपति राज्य सरकार की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं और विधानमंडल की शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। मतलब राज्य की चुनी हुई सरकार भंग हो जाती है। ये तो बहुत ही कठोर कदम है। बहुत कठोर कदम है, लेकिन इस कठोरता के बीच भी संविधान ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है। वो क्या? एक ऐसी संस्था है जिसकी शक्तियों को राष्ट्रपति भी नहीं छू सकते, और वो है राज्य का उच्च न्यायालय। अच्छा, तो आपातकाल में भी उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ता? कोई असर नहीं पड़ता। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संविधान की सबसे मजबूत मोहर है। और क्या ये राष्ट्रपति शासन अनिश्चित काल तक चल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत सख्त समय सीमाएं हैं। क्या है वो? उद्घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन जरूरी है। और एक बार में कितनी अवधि के लिए? एक बार में 6 महीने के लिए, और इसे अधिकतम 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष? ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, लेकिन 1 साल से ज्यादा बढ़ाने के लिए 2 बहुत ही कड़ी शर्तें हैं। पहली, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, और दूसरी, चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है। तो ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि इसका दुरुपयोग न हो। जी, ये एक अस्थायी और आखिरी उपाय ही बना रहे। अब आज के अंतिम अनुच्छेद पर आते हैं, अनुच्छेद 361। ये उन पदों को सुरक्षा देता है जिनकी हमने आज बात की, राष्ट्रपति और राज्यपाल। हाँ, और ये सुरक्षा इसलिए जरूरी है ताकि वे अपने संवैधानिक कर्तव्यों को बिना किसी डर या व्यक्तिगत मुकदमों की चिंता के निभा सकें। तो उन्हें क्या-क्या सुरक्षा या उन्मुक्तियां मिली हैं?
पहली तो ये कि वो अपने पद के कर्तव्यों के पालन में लिए गए किसी भी फैसले के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। मतलब उन पे कोई केस नहीं हो सकता। उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई भी दांडिक कार्यवाही यानी क्रिमिनल केस न तो शुरू किया जा सकता है न ही जारी रखा जा सकता है। और गिरफ्तारी? उनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास का कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। क्या सिविल मामलों में भी यही छूट है? नहीं, सिविल मामलों में थोड़ी रियायत है। उन पर सिविल कार्यवाही हो सकती है, लेकिन केवल 2 महीने का लिखित नोटिस देने के बाद ही। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि हमारा संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही जीवंत दस्तावेज है जिसमें हर तरह के दबाव और संकट से निपटने के लिए पहले से ही व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने कितनी दूर की सोची थी। उन्होंने न सिर्फ एक आदर्श व्यवस्था बनाई, बल्कि उस व्यवस्था के लड़खड़ाने की स्थिति में क्या करना है, उसके लिए सुरक्षा उपाय भी तैयार किए। और आज हमने जिन अनुच्छेदों पर चर्चा की, वो उन्हीं सुरक्षा उपायों की कहानी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये सत्र आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। और हमारी अगली वीडियो का विषय भी हम बता देते हैं। हमारा अगला विषय होगा राजस्थान के राज्यपाल। जी हाँ, हम राज्यपाल की शक्तियों, उनकी भूमिका और राजस्थान के विशेष संदर्भ में उनके महत्व को और भी गहराई से समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।